बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। हाल ही में बॉम्बे की हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। आप जानते हैं कि कर्नल पुरोहित को बम ब्लास्ट के एक संगीन मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। कई दिनों तक के वो जेल में कैद रहे। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से जमानत पर बाहर आए। उन्होंने पहले तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर मौका हटाने की पिटीशन दायर की। उस पिटीशन के बाद इन्होंने डिस्चार्ज की पिटीशन दायर की और इस डिस्चार्ज की पिटीशन को जस्टिस गडकरी ने रिजेक्ट कर दिया। आइए जानते हैं कि क्या ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर यह पिटीशन रिजेक्ट की गई और कर्नल पुरोहित के वो कौन से काले करतूत है जो इस ऑर्डर में भी सामने आए हैं। आप जानते हैं कि 29 सितंबर 2008 को भिक्कू चौक मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ। एक मोटरसाइकिल के अंदर बम रखा गया था। इस धमाके में 6 लोग शहीद होते हैं, हलाक हुए और 101 लोग संगीन जख्मी होते। भिक्कू चौक का इलाका मैंने खुद देखा है, बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है, दुकानें हैं, होटल है और हर वक्त वहां पर भीड़ लगी रहती है। उस भीड़ वाले इलाके में एक मोटरसाइकिल पर बम को नस्ब किया गया, वहां बम को फोड़ा गया और एक दहशत गर्दाना कार्रवाई के तहत एक मुस्लिम इलाके में मुसलमानों को हलाक किया गया। इसके बाद एटीएस, जिसमें एटीएस चीफ हेमंत करकरे थे, वो तफ्तीश करते हैं और कर्नल पुरोहित और उसके साथ कई लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया जाता है। कर्नल पुरोहित के वकीलों का कहना है कि इन्होंने जो कुछ कार्रवाई की है ये ऑफिशियल ड्यूटी के तहत की है और इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन ऑर्डर लेना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए इस टेक्निकल ग्राउंड पर ही उनको इस केस से डिस्चार्ज मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि ये धमाका रमजान के मौके से हुआ है और इस धमाके के अगले दिन नवरात्रि का उत्सव था और पुलिस का कहना है कि 2 मज़ाहिब के दरमियान मुनाफरत फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ये धमाके किए गए थे। इस धमाके के बाद आजाद नगर पुलिस स्टेशन मालेगांव के अंदर एफआईआर दर्ज होती है। आईपीसी यूएपीए के तहत जो है ये केस बनता है। एटीएस को ये केस जाता है और उस पर एमसीओसी एक्ट लगाया जाता है। 2011 में ये केस एनआईए को दिया जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जो हिंदुस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और उसके बाद कुल 11 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया जाता है। एनआईए जो चार्जशीट कर्नल पुरोहित के खिलाफ पेश करती है उसमें जो अहम इल्जामात या वाज़े तौर पे जो इल्जामात कर्नल पुरोहित के खिलाफ लगाए गए हैं वो ये है। एनआईए का कहना है कि 2006 में कर्नल पुरोहित ने अभिनव भारत नामी एक तंजीम खड़ी की, जबकि वो खुद हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के एक ऑफिसर थे और ऐसा करना एक सर्विंग ऑफिसर के लिए ममनू है। पुलिस का कहना है कि अभिनव भारत को फ्लोट करने के बाद, बनाने के बाद कर्नल पुरोहित और उसके साथियों ने एक ह्यूज अमाउंट या ह्यूज फंड रेज किया ताकि उस फंड के जरिए से आतिशगीर मादा और हथियार हासिल कर सके और इसके जरिए से अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों को जारी रख सके और अपनी साजिश को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। इस पूरी साजिश के अहम मेंबर कर्नल पुरोहित थे। पुलिस का इल्जाम यह भी है कि इन लोगों ने लगातार गैर कानूनी सरगर्मियां, साजिशें करने के लिए मीटिंगें की और उस मीटिंग में एक ही रोल कर्नल पुरोहित ने अदा किया। 25-26 जनवरी 2008 को फरीदाबाद में कर्नल पुरोहित ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर कर्नल पुरोहित ने एक हिंदू राष्ट्र के कयाम की बात की। हिंदू राष्ट्र का एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया और हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग झंडा, भगवा झंडा भी प्रपोज किया गया। उस मीटिंग में कर्नल पुरोहित ने हिंदू राष्ट्र के दस्तूर को पढ़कर सुनाया और उस वक्त की मरकजी हुकूमत को मलामत की, दस्तूर की मलामत की और मरकजी हुकूमत को गिराने पर बहस की गई। उस मीटिंग में ये बात भी आई कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर जो मजालिम कर रखे हैं उसका बदला कैसे लिया जाए। सवाल यह है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर कौन से मजालिम किए हैं, बल्कि मामला उल्टा है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों पर जो है पे दर पे मजालिम हो रहे हैं। उनकी मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, उनको लव जिहाद के नाम पर सताया जा रहा है, उनको गाय के नाम पर सताया जा रहा है, उनको मॉब लिंचिंग के अंदर उनका कत्ल किया जा रहा है और बुलडोजर जेनोसाइड की बात हो रही है, सीए एनआरसी की बात हो रही है, उनकी शहरियत छीनने की बात हो रही है, उनके बुरके को नोचा जा रहा है, उनकी
अजानों पर पाबंदी आयद की जा रही है, तो चारों तरफ से मजहबी और समाजी और माशी सतह पर मुसलमानों को सताया जा रहा है। लेकिन पता नहीं कर्नल पुरोहित को ये बात किसने समझा दी कि मुसलमान हिंदुओं पे जुल्म कर रहा है, हालांकि मुसलमान किसी पे जुल्म नहीं करता। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि 15-16 सितंबर 2008 को भोंसला मिलिट्री स्कूल नासिक में एक मीटिंग कर्नल पुरोहित और इसके साथियों ने ली और उस मीटिंग में रमेश उपाध्याय को अभिनव भारत का सदर बनाया गया। उसके बाद आगे लिखा गया है कि पुरोहित ने बड़े पैमाने पर अभिनव भारत के लिए फंड जमा किया और करीब 2.5 लाख रुपए जो है अजय रायकर के जरिए नासिक के एक बिल्डर को दिया गया ताकि कर्नल पुरोहित एक घर जो है नासिक के अंदर बुक करे। एनआईए का कहना यह है कि मुलजिम सुधाकर द्विवेदी उसके लैपटॉप से जो मीटिंग की बातचीत सामने आई है, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है जो कि कर्नल पुरोहित और इसके साथियों से मैच करती है और उस मीटिंग के अंदर भी जो है जो आवाजें हैं वो इनसे मैच करती है जिसमें साजिश की गई है। इस बातचीत के अंदर जो लैपटॉप से जो कन्वर्सेशन सामने आया है उसके अंदर ये बात सामने आई है कि ये लोग क्राइम करने का माइंडसेट बना लिया था और क्राइम करने के बाद कैसे सबूतों को छुपाना है, भस्म करना है, इसकी भी वो जो है प्लानिंग कर रहे थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस केस में गिरफ्तार किया गया जो अफसोसनाक तौर पर इस वक्त हिंदुस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जिससे मेडिकल ग्राउंड पर बेल दी गई थी, लेकिन इस वक्त वो टेबल टेनिस भी खेल रही है और इस वक्त वो क्रिकेट भी खेल रही है और दंडनाती भी यहाँ वहाँ फिर रही है और मुसलमानों के खिलाफ जो है हेट स्पीचेस भी कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस का कहना है, एनआईए का कहना है कि पुरोहित ने समीर कुलकर्णी को एसएमएस किया और उसको बताया कि एटीएस पुरोहित के घर पहुंच चुकी है, इसलिए समीर अपने फोन से पुरोहित का नंबर डिलीट कर दे। यानी आप देखिए प्री माइंड ये सेट है कि ये कोई गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, इसीलिए ये अपने आप को बचाने के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं और फौरन भोपाल से फरार हो जाए। ये कर्नल पुरोहित जो है ये कह रहे हैं समीर कुलकर्णी को और ये अमल जो है कर्नल पुरोहित के इन्वॉल्वमेंट को जो है जाहिर करता है इस क्राइम के अंदर। एनआईए का कहना है कि कर्नल पुरोहित के दीगर मुलजिमीन से बहुत करीबी ताल्लुकात है और उसके खिलाफ उसके पास माकूल सबूत और गवाहियां और एविडेंस है जो कि अदालत में पेश किए जाएंगे वक्त पर। कर्नल पुरोहित और उसके दिफाई वकीलों का कहना है कि कर्नल पुरोहित बेगुनाह है और वो एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है और उसने जो भी काम किया है अपने आला अफसरान को बताकर किया है और जो भी उसने काम किया है ये उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साथ ही साथ कर्नल पुरोहित के वकीलों का ये भी कहना है कि सितंबर 2008 में ये धमाका होता है और 2009 के अंदर अप्रैल 2009 के अंदर इसके खिलाफ यानी कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है। आप जानते हैं कि आर्मी के किसी ऑफिसर को के खिलाफ अगर कोई क्राइम सामने आए तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है और उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कर्नल पुरोहित के खिलाफ जो सबूत या गवाह आए हैं उन सब ने कर्नल पुरोहित के खिलाफ गवाही नहीं दी बल्कि उनके फेवर में गवाही दी है। उसके बाद 2012 में ये इंक्वायरी खत्म हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने तमाम इल्जामात से कर्नल पुरोहित को एक्सोनरेट कर दिया और इस इंक्वायरी को बंद कर दिया। इसलिए भी कर्नल पुरोहित के खिलाफ अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता। दिफाई वकीलों का ये भी कहना है कि जितनी भी मीटिंगें कर्नल पुरोहित ने चाहे वो भोंसला मिलिट्री स्कूल में की हो या भोपाल में या फरीदाबाद में की हो, उन सब की इतला उसने अपने आला अफसरान को बताई है क्योंकि वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ मोकोका के तहत चार्जेस भी हटाए जा चुके हैं, इसलिए भी मुलजिम को इस केस से डिस्चार्ज दिया जाना चाहिए। मुलजिम आज भी आर्मी के अंदर सर्विंग ऑफिसर है, वो तनख्वाह पा रहे हैं और वो अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और इसलिए भी उन पर से इस केस को हटा दिया जाना चाहिए। हियरिंग के दौरान कर्नल पुरोहित ने कुछ कॉन्फिडेंशियल लेटर्स अदालत के सामने पेश किए। उनका कहना है कि ये लेटर्स उसके और उसके आला अफसरान के दरमियान करस्पॉन्डेंस जो हुआ था वो लेटर्स है जिससे उसकी बेगुनाही को साबित किया जा सकता है। उस लेटर में ये बात कही गई है कि कर्नल पुरोहित को ये ड्यूटी दी गई थी कि वो अभिनव भारत की इंक्वायरी करे या उसकी मीटिंगों में शिरकत करे और उनकी एक एक बात को, उनकी एक एक इंफॉर्मेशन को आर्मी तक या आला अफसरान तक पहुंचाया जाए और उसने ये फराइज अदा करते हुए ये काम किया है। ट्रायल कोर्ट ने ये सारी बातें समझने में गलती की है, इसलिए अदालत इस ऑर्डर को खत्म करे और हाई कोर्ट जो है कर्नल पुरोहित को इस केस से डिस्चार्ज कर दे। एनआईए के वकील का कहना है कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका है, डे टू डे हियरिंग चल रही है और कई गवाहियां हो चुकी है, इसलिए
कर्नल पुरोहित को इस केस से डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता। अभी ट्रायल खत्म होने को है, जो भी फैसला है ट्रायल खत्म होने के बाद सामने आ जाएगा। अब तक इस केस में कुल 289 गवाहों की गवाहियां हो चुकी है। आप देखिए कि ऑलमोस्ट ये ट्रायल खत्म होने को है, लेकिन इस वक्त भी जो है कर्नल पुरोहित अब इस केस से डिस्चार्ज की मांग कर रहे हैं, जिसे हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। एनआईए के वकीलों का कहना है कि कोई ट्रायल अगर शुरू हो जाए, उसमें गवाहियां अगर शुरू हो जाए, तो ऐसे वक्त में किसी भी एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, यानी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होना चाहिए। पुलिस का कहना है कि चूंकि ये बॉम्ब ब्लास्ट शहरियों पर हुआ, शहर में हुआ, इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इस पे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई असर यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए। एनआईए के वकील ने बताया कि एक लेटर लिख करके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये सवाल पूछा गया था कि क्या कर्नल पुरोहित को ये ऑफिशियल ड्यूटी सौंपी गई है कि वो अभिनव भारत की मीटिंगों में शिरकत करे और अभिनव भारत की मालूमात को मिलिट्री तक पहुंचाए। इसके जवाब में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन कर्नल पुरोहित ने बेल मिलने के बाद कुछ ऐसे रिकॉर्ड क्रिएट किए, कुछ ऐसे करस्पॉन्डेंस बनाए मिलिट्री वालों के साथ जो उसके फेवर के थे, और वो रिपोर्ट्स या वो करस्पॉन्डेंस अदालत में पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। ब्रिगेडियर गौतम देव ने ट्रायल में आकर ये बात कही है, गवाही दी है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलिट्री के पास मौजूद नहीं है कि कर्नल पुरोहित को अभिनव भारत के सिलसिले में कोई ऑफिशियल ड्यूटी दी गई थी। कर्नल पुरोहित ने जो कॉन्फिडेंशियल लेटर अदालत के सामने पेश किया अपने बचाव में, पहले तो कर्नल पुरोहित और उसके वकीलों ने बहुत जोर लगाया कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है और किसी को नहीं ये जाने चाहिए या दिखाए जाने चाहिए, लेकिन अदालत के कहने के बाद वो डिफेंस लॉयर को दिखाए गए और ये बात सामने आई कि ये सब आफ्टर थॉट है, यानी कि बाद में क्रिएट किए गए हैं। 2008 के बाद बहुत बाद क्रिएट किए गए हैं। इन लेटर्स में लिखा हुआ है, जो आफ्टर थॉट्स लेटर है, जो क्रिएट किए गए हैं, जो फैब्रिकेशन है, जिसको हाईकोर्ट ने भी तस्लीम किया है कि कर्नल पुरोहित को ऑफिशियल ड्यूटी दी जाती है कि वो अभिनव भारत की मीटिंग में शिरकत करे, फंड जमा करे, आतिशगीर मादा जमा करे, हथियार जमा करे और शहरी इलाकों में दहशत फैलाए। ऐसे काम करने के लिए उसको हुक्म दिया गया। ऐसे लेटर्स कर्नल पुरोहित ने अदालत के सामने जमा किए। ये सारे लेटर्स कर्नल पुरोहित ने 2017 और 18 के दरमियान इजाद किए। अदालत ने ये बात लिखी है कि ये सारे लेटर्स पुरोहित ने अपने फेवर के लिए आर्मी से, अपने फेवरेबल ऑफिसर्स की मदद से हासिल किए हैं। मुलजिम और आर्मी के इन ऑफिसरान के दरमियान जो करस्पॉन्डेंस हुआ है कर्नल पुरोहित के फेवर में, अदालत ने उन करस्पॉन्डेंस को या लेटर्स को मानने से इनकार कर दिया। एटीएस और आर्मी के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुआ था, जो करस्पॉन्डेंस हुआ था गिरफ्तारी के फौरन बाद, उन लेटर्स को जेन्युइन तस्लीम करते हुए अदालत ने उसे कबूल किया, जिसमें यह लिखा है कि कर्नल पुरोहित को कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं दी गई थी अभिनव भारत की इंफॉर्मेशन जमा करने के सिलसिले में। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि हुकूमत ने कभी भी मुलजिम को अभिनव भारत बनाने की इजाजत नहीं दी। हुकूमत ने कभी भी इजाजत नहीं दी कि कर्नल पुरोहित उसके लिए फंड जमा करे, हथियार जमा करे, दहशत फैलाए और बम ब्लास्ट की। किसी का ये काम नहीं हो सकता है कि वो बम ब्लास्ट करे, ये ऑफिशियल ड्यूटी नहीं हो सकती। बल्कि अदालत ने लिखा है कि बहुत एक्टिवली कर्नल पुरोहित ने इन मीटिंगों में हिस्सा लिया, सारी साजिशों में पार्टिसिपेट किया और ये जो है धमाके को अंजाम तक पहुंचाया। अदालत ने एक अहम सवाल उठाया कि अगर मान लीजिए हुकूमत के कहने पर, मिलिट्री के कहने पर, अगर वो ये ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था कि अभिनव भारत की इंफॉर्मेशन जमा करे, तो अदालत ने सवाल किया है कि जब अभिनव भारत ने बम ब्लास्ट करने का तय किया तो मुलजिम ने उस बम ब्लास्ट को रोकने के लिए क्या किया या उसको नाकाम बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, जिसमें 6 बेगुनाह लोग हलाक हुए और 100 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हुए। 6 लोगों को मारना और 100 लोगों को जख्मी करना कर्नल पुरोहित की ऑफिशियल ड्यूटी नहीं हो सकती। अदालत ने लिखा है कि ये गुनाह है और ये गुनाह उसकी ऑफिशियल ड्यूटी से बिल्कुल अलग है। अदालत ने यह भी लिखा है कि कर्नल पुरोहित के काम और उसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दरमियान कोई तालमेल नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ केस चलाने के लिए सैंक्शन हासिल करना जरूरी नहीं है और इसलिए ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को डिस्चार्ज करने की जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है वो दुरुस्त है। अदालत ने उस ऑर्डर को इंटरफेयर करने से मना करते हुए कर्नल पुरोहित की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। जस्टिस एएस गडकरी और प्रकाश नायक का ये जजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक में देख सकते हैं। आज गो के कर्नल पुरोहित बेल पर बाहर है, ऑफिसर है, ड्यूटी पर है, तनख्वाह पा रहे हैं,
लेकिन इस केस से डिस्चार्ज करने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। ज़रूर वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें इस केस से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। वो उनको इस केस को फेस करना पड़ेगा, ट्रायल को फेस करना पड़ेगा और यकीनन 6 लोगों की शहादतें, हलाकतें और 100 से ज़ायद लोगों की शदीद ज़ख्मी होना रायगा नहीं जाएगा। और ट्रायल कोर्ट ने अगर इंसाफ से काम लिया तो ज़रूर कर्नल पुरोहित को और उसके साथियों को इस केस में सज़ा मिलेगी। इंसाफ का तकाजा भी यही है। शुक्रिया।